ओके, तो स्टार्ट करते हैं कहानी। फिर से आ गए हैं पार्ट 3 में हम। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद अब हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल में। तो क्या देखेंगे हम? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो कहानी है टेट्राहेड्रल की, कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन, कैसे होता है इसका स्प्लिटिंग। ऑक्टाहेड्रल से सिमिलर ही है, थोड़ा अलग है। क्या होता है इसमें? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, डी ऑर्बिटल तो होती है, 1 2 3 4 डी ऑर्बिटल होती है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल में क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता था। लिगेंड जब दूर होते हैं तब क्या होता है? एक्साइटेशन, और उसके बाद क्या होता है? स्प्लिटिंग। यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर रहता था ईजी, टेट्राहेड्रल में ऊपर रहता है T2G। T2G नहीं, सॉरी, T2, उसमें मैंने भूल कर दी थी। देखिए, टेट्राहेड्रल में क्या है? T2, और ऑक्टाहेड्रल में क्या था? T2G। ठीक है, तो ये याद रखना है। ऑक्टाहेड्रल में ऊपर Eg और T2G, और टेट्राहेड्रल में ऊपर T2 नीचे E। मतलब ऑक्टाहेड्रल में G लगाते हैं, टेट्राहेड्रल में G नहीं लगाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो है वो जिराड होता है और टेट्राहेड्रल अनजिराड होता है। अब जिराड और अनजिराड, उसकी कहानी क्या है ये सुन लो। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको जिराड बोलते हैं। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अनजिराड। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है वो जानने के लिए हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में देख लेंगे, वरना लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी उससे कुछ काम नहीं है। टेट्राहेड्रल में ऊपर T2 और नीचे क्या आता है? E। बस इतना ही काम है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। पिछले वाले लेक्चर में जहाँ जहाँ टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग हम करते थे वहाँ ऊपर T2 कर देना और नीचे E कर देना। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 भरेंगे हम। D1 यानी D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो तब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या, D2 की क्या, D3 की, D4 का क्या, D5 का, D6 का, D7 का और D8 का। 9 10 आप कर लोगे। ठीक है, तो फटाफट 5 मिनट में निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, D1 में क्या होगा? E और T2, E T2। इसमें भी क्या होगा? E T2, E T2, E T2, E T2, E T2, E T2 और E T2। D1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। D2 में कितने इलेक्ट्रॉन? दो। दूसरा वाला यहाँ पे। तो D2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। 3 में तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल में दो पॉसिबिलिटी थी, हाई स्पिन और लो स्पिन। टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं है। टेट्राहेड्रल ऑलवेज हाई स्पिन। यहाँ पे हमेशा क्या होगा? हाई स्पिन। मतलब यहाँ पे लो स्पिन होगा ही नहीं, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, कुछ भी हो, इसमें क्या करना है? सिर्फ हाई स्पिन। ठीक है, तो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन। तो 3 वाला कर दिया हमने। 3 में ई में 2 और T2 में 1। यहाँ पे ई में 2, T2 में कितने? 2। फिर ई में 2, T2 में 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 वाला हो गया, 6 वाला। छठा इलेक्ट्रॉन वापस नीचे, तो ई में कितने हो गए? 3, और यहाँ पे भी 3। उसके बाद ई में 4, इसमें 3। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ई में कितने? 4, और T2 में 4। उसके बाद D9 में ई में 4 और T2 में कितने? 5, और फिर ई में 4 और इसमें 6। ठीक है, इस तरह से D1 से D10 तक सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेनी है अपनी कॉपी में, क्योंकि ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। कैसा क्वेश्चन होता है वो देखना पड़ेगा ना। तो लिखिए क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो हमें पहचानना है ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, बाद में क्या करना है? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑप्शन में से ढूंढ के निकाल के टिक लगा देनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आपको क्या करना है? कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। COCl4-2,
FeCN6 प्लस -3 FeCl6 -3। उसके बाद लिखिए FeNH3 +3। ठीक है, तो इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 D2 D3 का तो हमें पता था, तो बस इसके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हमें पता चल जाए तो हम आगे काम बढ़ाते हैं। उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन आनी चाहिए, CO कोबाल्ट की, Fe की। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई, उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, तो हम आगे काम कर पाएंगे। पहले काम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो लिगेंड है उसके चार्ज कितने हैं। ठीक है, तो जो Cl लिगेंड है, क्लोरीन लिगेंड, उसका -1 होता है। एक का -1 तो 4 का -4, और -4 यहाँ पे जाएगा तो +4। तो अब ये कितना हो गया, CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। निकालनी आती होगी सबको ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हमने VBT में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे हम, मतलब उसमें निकालते थे, तो आती होगी सबको। अब इसमें देखिए FeCN6, Cn कितने हैं, Cn का चार्ज क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ अगर ना पता हो तो। Cl का -1 होता है, Cn का भी -1 होता है, Cl -1, और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसका कुछ चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 यहाँ पे जाएंगे तो +4 CO +2। अब Cn का निकाल लेते हैं, पहले एक में कर डालूँ पूरा, बाद में आप कर दोगे। ठीक है, इन सब के कर दोगे तो CO +4 का मतलब क्या हो गया, CO की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और डी इलेक्ट्रॉनिक में, डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। टी वे क्रो में आको 7, D7 +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन S में से चले जाएंगे। अब D में कितने बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हमें जानना है इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, और टेट्राहेड्रल ऑलवेज क्या होता है, हाई स्पिन। तो टेट्राहेड्रल में ऊपर कौन, T2, नीचे कौन, E। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई, हमारा आंसर निकल गया। ये क्या है, ई में कितने, 4, और T2 में कितने, 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उस तरह से इसका सबका निकाल लोगे, फटाफट निकाल लो, वीडियो को थोड़ा रोक के, उसके बाद हम निकालते हैं। तो देखिए Fe का D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी। यहाँ पे Cn का -1 होता है, 6 तो -6 यहाँ पे जाएंगे तो +6 में से -3 निकाल दो, कितने बचेंगे, +3 बचेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे CO +2 की कितनी थी, D7, और यहाँ पे Fe है। अब देखिए Fe की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, D6 और S में 2 इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे Fe+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, S में से, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, D में से। तो यानी क्या हो जाएगा, D5। हमें S का कुछ काम नहीं है, हमें D का सिर्फ काम है। ठीक है, तो S में से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 1 D में से, तो क्या बन गया, D5। अब कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए भैया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऑलवेज हाई स्पिन, क्योंकि टेट्राहेड्रल था, और टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ऑलवेज हाई स्पिन। पर यहाँ पे दिक्कत है, ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में 2 पॉसिबिलिटी, हाई स्पिन और लो स्पिन। लिगेंड देखो, Cn स्ट्रॉन्ग होता है, वीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहले तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर क्या आता है, Eg, और नीचे T2G। अब लिगेंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन होगा, क्या होगा, लो स्पिन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 5 इलेक्ट्रॉन, भरो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, चौथा ऊपर नहीं जाएगा, क्यों, लो स्पिन है, 1 2 3 4 और 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई, T2G में कितने, 5, और Eg में 0। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से पूछ लेता है। ये दोनों कर लिया हो तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, Fe Cl6, यहाँ पे Cl6 है, इधर जाएंगे तो -6 +6। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe+3 का D5 क्या है, ऑक्टाहेड्रल। लो स्पिन यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे लिगेंड देखो, Cl वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड का क्या होता है, हाई स्पिन।
तो यहाँ पे होगा हाई स्पिन। ऑक्टाहेड्रल है इसलिए ई ऊपर और T2 नीचे। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, 1 2 3, हाई स्पिन होगा, चौथा ऊपर, 4 और 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, T2G में कितने 3 और EG में कितने 2। ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी। उसी तरह से FeNH3 6, ठीक है। Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सेम रहेगी, नहीं रहेगी। देखो यहाँ पे NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है और न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज क्या होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, इधर जाएगा तो भी 0 रहेगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +0 करो -0 करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रहेगी +3, और इसका भी क्या बनेगा D5। और ये ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन होगा लो स्पिन। उसके लिए क्या देखना है लिगेंड। अगर लिगेंड वाला पार्ट आपको याद नहीं है तो आपको पीछे जाके देखना होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग में बोला था आपको कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो वीक फील्ड, और अगर लिगेंड वीक होता है तो हाई स्पिन, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। अमोनिया NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा लो स्पिन। ऑक्टाहेड्रल है इसलिए ई ऊपर T2 नीचे, ठीक है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हमें, सिर्फ 5, 1 2 3, चौथा नीचे, पांचवा भी नीचे। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी T2G 3 और 4 5 और EG 0, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स पूछ ले और बाद में क्या करे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डाल दे तो हमें आना चाहिए, हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन चैप्टर के एंड में हम आपको दे देंगे, ठीक है, बहुत सारे। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालनी है। इतनी प्रोसीजर करने के बाद मिलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें कुछ समझ नहीं आया मतलब आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा ये। तो ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, एग्जाम्पल देख लिए, इसी से क्वेश्चन बन जाता है और हमें पता नहीं रहता, भूल कर देते। एक बार याद कर लेना, ऑक्टाहेड्रल में 2 पॉसिबिलिटी, हाई स्पिन और लो स्पिन। टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज हाई स्पिन। लिगेंड देख के देखना है कि हाई स्पिन होगा लो स्पिन होगा, और भी फैक्टर है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करेंगे, इसकी तो बात हो गई, अब हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है भैया, पहले तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो कौन सा है, फैक्टर अफेक्ट्स ऑन स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है। अब देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है वो पहले देख लीजिए। कोई ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, 1 2 3 4, अगर ये स्प्लिट होती है, सपोज इतनी स्प्लिट हुई, तो ये क्या हो गया, ये हो गई स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ से यहाँ का गैप क्या हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी। सपोज इसका स्प्लिटिंग बढ़ भी सकता है, तो ये क्या है, इसको हम Δ2 नाम दे देते हैं। उसके बाद एक तीसरा ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं Δ3। गैप जिसका बड़ा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, तो इसमें से सबसे कम स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी Δ1, उससे ज़्यादा Δ2, उससे ज़्यादा Δ3। स्प्लिटिंग बढ़ने का मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब ये बढ़ता है तब, ठीक है। तो ये हो गई स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इस पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हमें देखना है, तो ये लिख लेना। अब देखिए स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। स्प्लिटिंग एनर्जी लिख लेना यह पॉइंट। स्प्लिटिंग एनर्जी लिखो, सिर्फ स्प्लिटिंग लिखो कोई दिक्कत नहीं है। स्प्लिटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन, ठीक है। तो स्प्लिटिंग लिखो या स्प्लिटिंग एनर्जी कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। अब इससे कैसे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, वो डायग्राम वाले क्वेश्चन। अब देखो ऑप्शन दे दिए मैंने कि नीचे में से इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है, और ऑप्शन ए में लिख दिया मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये एक्साइटेशन।
4। एक्साइटेशन, और यहाँ पे भी लिख दिया एक्साइटेशन। कुछ नहीं बताया, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके बता दिया। और यहाँ पे एक्साइटेशन 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 लिख दिया और बोल दिया कि किसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो आपको सिर्फ एक्साइटेशन देखना है। यहाँ पे देखो ये गैप कितना है, कम है, उससे ज़्यादा इसका और सबसे ज़्यादा इसका। तो जिसका गैप ज़्यादा उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। तो इसमें से स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा, बी की, उससे कम सी की, और उससे कम ए, बी सी ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्प्लिटिंग एनर्जी का कंसेप्ट। स्प्लिटिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन। कहीं भी आपको बातों बातों में बोल दे कि यहाँ पे एक्साइटेशन ज़्यादा, यहाँ पे एक्साइटेशन कम, मतलब जहाँ पे एक्साइटेशन ज़्यादा वहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा। वीडियो बार बार बनानी पड़ती है। तो अब हम चेक करेंगे कि वीडियो सही चल रही है कि नहीं। चलो भैया सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। चलो बैठ जाओ गाड़ी में, गाड़ी जा रही है स्प्लिटिंग एनर्जी के फैक्टर की तरफ। फिर बाद में बोलोगे आप, ए भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, आईएमपी मत निकालो भाई, आईएमपी है क्वेश्चन। तो स्प्लिटिंग एनर्जी ध्यान से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है, एक बार ही समझना है। एक बार समझ लोगे बाद में समझने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फैक्टर, 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है जो स्प्लिटिंग एनर्जी पे असर डालते हैं। पहला है जियोमेट्री। क्या है पहला, जियोमेट्री। दूसरा फैक्टर यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। दूसरा है नेचर, किसका, तुम्हारा मेरा नहीं, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम लिख देता हूँ, ठीक है। या तो फिर इसको क्या बोल देते हैं हम, मेटल। क्या बोलते हैं भैया, मेटल बोलते हैं। तीसरे नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो हम देखेंगे जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम और नेचर ऑफ लिगेंड। तो इस बीच में पार्ट आएंगे तो समझना है ये कंसेप्ट। तो पहला हेडिंग डालो, क्या, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्या हेडिंग डालेंगे हम, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। तो जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में देख लीजिए, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं हम इसके बारे में, जियोमेट्री के बारे में। और किसके बारे में, देखिए जियोमेट्री में अलग अलग जियोमेट्री होती है। जैसे कि स्क्वायर प्लेनर, उसका स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा। उसके बाद डेल्टा टेट्रागोनल, उसके बाद टेट्रागोनल की सबसे ज़्यादा। उसके बाद आएगा ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और सबसे लास्ट में आएगा डेल्टा टेट्राहेड्रल। अब देखिए टेट्रागोनल और टेट्राहेड्रल दोनों अलग अलग है, ठीक है, वो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि जेटीडी में हम टेट्रागोनल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये क्या है ये क्या है। तो सबसे एनर्जी किसकी, स्क्वायर प्लेनर की। उसके बाद टेट्राहेड्रल और टेट्रागोनल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, विच वन हैव हाईएस्ट स्प्लिटिंग एनर्जी। शॉर्ट में लिख ले रहा हूँ, टाइम बच जाएगा। स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए PTCl4, Cl बाहर लिखते हैं -2। उसके बाद ऑप्शन बी FeCN6, CN लिखा -3। उसके बाद ऑप्शन सी है आपके सामने COCl4 -2, ठीक है। 3 ऑप्शन दे दिए आपको। तो आपको जियोमेट्री देखो, सबसे पहले क्या देखोगे, जियोमेट्री। इसकी क्या है जियोमेट्री, PTCl4 की जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
PTCL की जियोमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। बच्चे रो रहे हैं बाहर, कुत्ते भी हैं बाहर, आवाज़ आएगी थोड़ी, दिक्कत नहीं होगा, माइक ले लिया है हमने, अब निकाल देंगे, उसकी आवाज़ फिल्टर कर देंगे। टॉपिक पे आते हैं। PTCL4-2 क्या है? स्क्वायर प्लेनर। एफिशिएंट 6 क्या है? ऑक्टाहेड्रल। देखो 6 लिगेंड है यानी कि ऑक्टाहेड्रल। COCl4 ये क्या है? टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ भी 4 लिगेंड, यहाँ भी 4 लिगेंड, फिर भी ये टेट्राहेड्रल और ये स्क्वायर प्लेनर। वो हम VBT में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर प्लेनर कब होता है? जब उसकी जियोमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? DsP2। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तब उसको हम क्या बोल देते हैं? टेट्राहेड्रल। ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या तो फिर sp3d2, दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों को मतलब भी अलग अलग होता है, वो समझाएंगे आपको, VBT में समझाएंगे। ठीक है। तो अभी हमको मतलब नहीं है, अभी तो हमें पता है कि PTCL4 क्या है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा किसकी होगी स्प्लिटिंग एनर्जी? देख लो इसमें से सबसे ज़्यादा कौन है? स्क्वायर प्लेनर। तो टिक किसको लगाएंगे हम? ए को, PTCL4 स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद किसकी होगी? ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट में कौन आएगा? टेट्राहेड्रल। तो सबसे ज़्यादा ए वाले की, उसके बाद बी वाले की, और उसके बाद सी वाले की। तो ये बात हो गई जियोमेट्री की। अभी बाकी है भैया, पूरा नहीं हुआ जियोमेट्री का टॉपिक, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा IMP टॉपिक। तो क्वेश्चन लिख लिया, समझ गए क्वेश्चन, आंसर निकाल सकोगे जियोमेट्री के अनुसार आ जाए तो? ठीक है, चलो। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। कुत्ते 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 भौंक रहे हैं। जियोमेट्री निकाल दिया मैंने, सॉरी, जियोमेट्री लिखना, जियोमेट्री। ओके, जियोमेट्री। अब देखो जियोमेट्री में क्या समझना है? कन्वर्जन सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे? कन्वर्जन। क्यों सीखना जरूरी है कन्वर्जन? कभी कभार अगला आपको क्वेश्चन में देगा ऑक्टाहेड्रल और आंसर मांगेगा आपसे टेट्राहेड्रल में से, तब आपको ऑक्टाहेड्रल में से टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में से स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आना चाहिए। तो देखिए थोड़ा कन्वर्जन। डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा स्क्वायर प्लेनर इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ये क्या है? कन्वर्जन। ठीक है, ये आना चाहिए आपको। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा। क्या है देखिए, डेल्टा क्यूबिक, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो। डेल्टा क्यूबिक इज इक्वल टू ब्लैंक डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ब्लैंक करनी है फिलअप में। अब देखिए, हमें रिलेशन टेट्राहेड्रल का पता है, ऑक्टाहेड्रल का, स्क्वायर प्लेनर का पता है, ऑक्टाहेड्रल का पता है, पर ये क्यूबिक कहाँ से आ गया? तो उसके लिए हमको क्यूबिक का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरह होता है क्यूबिक का स्ट्रक्चर। छोटा सा बनाते हैं, बोर्ड है छोटा सा, रूम है छोटा सा, तो स्ट्रक्चर भी क्या होगा? छोटा सा। ठीक है, बीच में होगा मेटल, और यहाँ पे टोटल 8 लिगेंड, ऊपर की छत पे 4 लिगेंड, नीचे के बेस पे 4 लिगेंड, टोटल क्या हो गए? 8। ये सब लिगेंड है, लिख नहीं रहा, ठीक है, समझ जाओगे। सब क्या है? लिगेंड। ये क्यूबिक का स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ होता था। अब हम क्यूबिक को, ऐसा ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल का आता है, तो हम क्यूबिक के स्ट्रक्चर को रिलेट करते हैं किससे? टेट्राहेड्रल से। तो देखिए टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में भी क्यूब बनाना होता है। क्या बनाना होता है? क्यूब। तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे? क्यूब बनाएंगे। तो ये है हमारा क्यूब, किसके लिए? टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में। टेट्राहेड्रल के स्ट्रक्चर में एक आता है मेटल और 4 लिगेंड। कहाँ पे? ऊपर की छत ले लो, और यहाँ पे सामने सामने के 2 कॉर्नर में लिगेंड लगा दो। नीचे का बेस ले लो, ये रहा बेस, उसमें भी सामने के 2 कॉर्नर में क्या लगाने हैं? लिगेंड। पर ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले ये है तो उससे ऑपोजिट वाले में लगा दो। लगा दिया। एक बात चेक कर लो, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है? एडजेसेंट पोजीशन पे लिगेंड नहीं होते। देखो यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, नीचे जाओ, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब दो लिगेंड नज़दीक नहीं रह सकते, एक एक छोड़ के सब होते हैं। कहीं भी देख लो आप, इधर जाओ उधर जाओ, कहीं से भी जाओ,
सब, ठीक है। अब देखिए एक टेट्राहेड्रल बना दिया हमने, यहाँ पे लिख देता हूँ लिगेन 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 लिगेन। अब देखिए एक क्यूब में 2 टेट्राहेड्रल रह सकते हैं, कैसे दिखाता हूँ। ये ब्लू पेन से कर रहा हूँ, अगर आपके पास रेड पेन हो तो आप ब्लैक और रेड से करना। हमारे पास नहीं है भैया रेड पेन, ले आएंगे। देखो ऊपर में सामने वाले 2 कॉर्नर पे और नीचे के बेस में सामने वाले के ऑपोजिट कॉर्नर पे हमने लिगेंड लगा दिए, तो ये दूसरा हो गया। तो देखो ये क्यूबिक जैसा बन गया, मतलब एक क्यूब में 2 टेट्राहेड्रल रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं इसको जोड़ता हूँ, ब्लू वाले को ब्लू पेन से जोड़ता हूँ, दिखाई दे तो अच्छी बात है। ये क्या हो गया, एक टेट्राहेड्रल हो गया। दूसरा वाला ब्लैक ब्लैक वाले को जोड़ो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ लगा, दिखा कुछ, हाँ सही बात है। चलो तो आप अलग अलग कलर से करोगे तो अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, लेकिन कितने, 2। तो एक क्यूबिक इज इक्वल टू 2 टेट्राहेड्रल, इसका मतलब 1 डेल्टा क्यूबिक इज इक्वल टू 2 डेल्टा टेट्राहेड्रल, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब डेल्टा टी, एक क्यूबिक का मतलब 2 डेल्टा टेट्राहेड्रल, पर हमें डेल ओ में चाहिए, लेकिन डेल टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाला 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। डेल्टा टेट्राहेड्रल इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, यहाँ पे लिख दो 2 इंटू 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल लो, 4 दूनी 8, 8/9, 8/9, तो इसका आंसर क्या आ गया। तो देखते हैं हम जियोमेट्री का एक क्वेश्चन, तो लिखिए अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, arrange the following complex in decreasing order of crystal field splitting। क्या करना है हमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए NiCN4 -2, PdCa4 PdCl4 -2 और C PtCl4 -2। अब देखिए यहाँ पे NiCN4 है, PdCl4 है और PtCl4 है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, जियोमेट्री, ठीक है। तो देखेंगे हम इसमें क्या, जियोमेट्री। अब देखिए इसकी जियोमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इसकी जियोमेट्री क्या है, PdCl4 स्क्वायर प्लेनर, और इसकी भी जियोमेट्री क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर। तो जियोमेट्री के हिसाब से सबकी जियोमेट्री तो सेम है, तो हम आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगला फैक्टर, वो इसका आंसर निकाल सकेगा। क्या आता है, ऑर्डर लिख लो इसके बारे में। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये NiCN4 है वो 3D का मेटल है, PdCl4 है वो 4D का, और PtCl4 है वो 5D का, ठीक है। तो 3D से 4D, 4D से 5D स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, PtCl4 यानी कि C वाले की, उससे कम B वाले की, और उससे कम A वाले की। कुछ इस तरह का आंसर निकलेगा। मतलब ये है कि जियोमेट्री अगर सेम है सबकी, तो फिर हम क्या देखें, तो आगे हम आंसर कैसे निकालें, तो जानते हैं, वो ट्राई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ख़त्म हो गई जियोमेट्री। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, क्योंकि हमने देखा स्क्वायर प्लेनर की सबसे ज़्यादा, उसके बाद टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, लास्ट में टेट्राहेड्रल। पर अगर जियोमेट्री सेम हो तो आगे क्या करें, उसके लिए दूसरा फैक्टर लगाइए। जियोमेट्री कौन सा लिखा था दूसरा फैक्टर, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम,
दूसरा फैक्टर नंबर 2, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम यानी कि मेटल। अब देखिए इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यानी कि स्प्लिटिंग। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज देन डेल्टा इंक्रीज। जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो उसके साथ साथ डेल्टा भी क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मेटल की तरफ लिगेंड खींचता चला आता है। मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर ज़्यादा तो लिगेंड ज़्यादा नज़दीक मेटल के, और लिगेंड जितना ही ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ही स्प्लिटिंग क्या होगा, ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल है और लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड इतने नज़दीक और यहाँ पे एकदम से नज़दीक। राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो डेल्टा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिव चार्ज यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज, जेड इफेक्टिव इंक्रीज और डेल्टा भी इंक्रीज। तो इस तरह से कुछ होता है जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लिख लेना ये। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव क्या है वो तो जानना पड़ेगा, तो जानिए जेड इफेक्टिव के बारे में। ये टॉपिक यही है, ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में। तो जेड इफेक्टिव समझना पड़ेगा। जेड इफेक्टिव सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम का नेचर देख रहे हैं हम, समझ रहे हो ना आप। जेड इफेक्टिव तीन तरीके से पढ़ेंगे हम। एक है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे डाउन दी ग्रुप, डाउन दी ग्रुप। और तीसरा हम देखेंगे अक्रॉस दी पीरियड। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट, सुनिए। सपोज एक M+1 है, दूसरा M+2 और तीसरा M+3। तो इस तरह से इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, इंक्रीज। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा। सीधा सीधा मतलब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा यानी कि स्प्लिटिंग बढ़ेगी। समझ गए। एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने एक लिख लिया NiCl लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। NiCl4 -2 और दूसरा लिख लिया NiCl4 -3। इसमें Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 और इसमें Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है यानी कि इसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, साफ साफ जब जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उतना ही स्प्लिटिंग ज़्यादा। ठीक है, समझ जाओगे। तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब है डाउन दी ग्रुप। अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर यहाँ से निकलेगा। देखिए डाउन दी ग्रुप मतलब ग्रुप के नीचे, ग्रुप में 3D होता है, उसके नीचे 4D और उसके नीचे 5D। तो 3D to 4D और 4D to 5D नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है और डेल्टा भी क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव इंक्रीज, डेल्टा इंक्रीज। सुनिए एक बात, 3D से 4D और 4D से 5D पहुँचते पहुँचते जो डेल्टा है वो अप्रोक्स डबल हो जाता है। क्या कह रहा हूँ सुनिए मुझे। अब कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अब कोई कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी है। स्प्लिटिंग एनर्जी करीब 12,000 है और वो मेटल है 3D का। अगर उस मेटल को निकाल के हम 4D लगा दें और वापस से निकाल के 5D लगा दें तो 3D से 4D तक जाते जाते उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है अप्रोक्स डबल हो जाएगी। 3D में कितनी थी, 12,000, तो 5D में वो 24,000 के आसपास चली जाएगी। 22 भी हो सकती है, 23 भी, अप्रोक्स डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है।
ये एक तो होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी कि डेल्टा बढ़ेगा, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, डाउन द ग्रुप की। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं, अभी पिछला क्वेश्चन किया है यहीं से किया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या था, NiCN4, फिर क्या था PdCN4, PdCl4 और PtCl4। उसमें देखिए लिगेंड सेम थे, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम थी। हाँ, Na का Cn लगाया था, जियोमेट्री सबकी सेम थी, स्क्वायर प्लेनर। तो अब क्या देखें हम, तो अब देखना है हमें कि कौन सा मेटल है, 3D का, 4D का या 5D का। Na 3D का था, Pd 4D का और Pt 5D का, इसलिए सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी थी, Pt वाले की। ठीक है, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई डाउन द ग्रुप की। अब एक्रॉस द पीरियड, देखिए एक्रॉस द पीरियड हमें नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि पीरियड में जब हम राइट से लेफ्ट जाते हैं तब जेड इफेक्टिव कभी कभी बढ़ता है, कभी कभी कम हो जाता है, मतलब उसकी वैल्यू हम थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिक्कत क्या है कि हम थियोरेटिकली इसका आंसर नहीं निकाल सकते, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, तो वो एग्ज़ाम में भी आपको नहीं देगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, डाउन द ग्रुप के बारे में, यानी कि जेड इफेक्टिव के बारे में देखना है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, जेड इफेक्टिव की, यानी कि नेचर ऑफ सेंटर एटम की। अब तीसरा फैक्टर कौन सा था, तीसरा फैक्टर कॉपी में देखो क्या लगाया था। पहला वाला था जियोमेट्री, दूसरा वाला क्या था, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम, और लास्ट वाला था नेचर ऑफ लिगेंड। तो क्या पढ़ना है हमें, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बोल दो, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अब देखिए लिगेंड हमें दो तरह के पढ़े थे, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, अब जैसे जैसे वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, मतलब वीक लिगेंड है, और इस तरह है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इस तरह से इस तरह क्या हो रहा है, लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड इंक्रीज, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बढ़ेगी तो डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो डेल्टा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये कैसे पता चलेगा, पार्ट 1 में हमने लिखे थे, वीक लिगेंड लिखे थे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखे थे, तो देख लेना वहाँ से। अगर लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, स्प्लिटिंग बढ़ेगा। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन। ठीक है, NiCl4 -2, NiBr4 -2 और NiF4 -2। अब देखिए कॉपी निकालिए, देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी थी, सबसे ज़्यादा लिगेंड स्ट्रॉन्ग था NiF4 -2, फ्लोरीन। ठीक है, सब में मेटल सेम है, Ni ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो अब देखने की बारी किसकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है तो बारी किसकी, लिगेंड की। तो सबसे ज़्यादा कौन सा लिगेंड, फ्लोरीन वाला। नाम दे देते हैं इसको, ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरीन वाला, तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी उसकी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सी वाले की। ठीक है, उसके बाद कौन आता था, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ए वाला, और लास्ट में कौन सा आएगा, बी वाला। तो सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी सी की, उसके बाद ए की, उसके बाद बी की, तो निकाल सकते हैं आप। अब देखिए जब लिगेंड सिर्फ लिगेंड वेरी करे कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करे कोई दिक्कत नहीं, जियोमेट्री वेरी करे कोई दिक्कत नहीं, सब मिक्स में क्वेश्चन दे दे तब दिक्कत हो जाती है। तो मिक्स में क्वेश्चन दे दे तब सबसे पहले देखनी है जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री को प्रायोरिटी देनी है।
उसके बाद हम देखेंगे सेंटर एटम का नेचर, और उसके बाद देखेंगे लिगेंड। लिगेंड को लास्ट में देखना है, ठीक है। अगर वीक लिगेंड भी हो लेकिन जियोमेट्री स्क्वायर प्लेनर बन जाए या तो फिर ऑक्टाहेड्रल बन जाए तो टेट्राहेड्रल से उसका स्प्लिटिंग ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालो इसको। तो ये हमने पढ़ लिए फैक्टर अफेक्टिंग ऑन, किसके ऊपर? फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर, ठीक है। अब उससे भी इम्पोर्टेंट देखो, लास्ट में हमने इम्पोर्टेंट ही टॉपिक पढ़े। सबसे पहले वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक क्वेश्चन उसमें से बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा वो ये क्या था? फैक्टर अफेक्टिंग। और लास्ट वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको इम्पोर्टेंट नहीं बोलते, महा इम्पोर्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महा इम्पोर्टेंट, बहुत सारा इम्पोर्टेंट। अब देखिए कौन सा है ये महान इंसान? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। पूरा नाम भी आना चाहिए इसका, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं है ये, याद रखना। स्प्लिटिंग एनर्जी अलग है। स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब गैप EG और T2G के बीच में, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। तो उससे मत जोड़ना। क्या नाम लिखा इसका? पूरा नाम लिखना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये टॉपिक पढ़ना है हमें, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्प्लिटिंग एनर्जी से मत जोड़ना, और एक बार कह रहा हूँ। तो क्या है स्टेबल CFSE, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अब। तो लिखो, पॉइंट लिखने पड़ेंगे इसमें। CFSE में भी जीरो भी हो सकती है, और नेगेटिव, बट नेवर पॉजिटिव। कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स की CFSE पॉजिटिव नहीं आएगी, या तो नेगेटिव आएगी या तो क्या आएगी? ज़ीरो, पर पॉजिटिव तो नहीं होगी, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट। अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स की CFSE पूछ ले और ऑप्शन दे दे, ऑप्शन में पहले पॉजिटिव देख लो तो उसको निकाल दो, देगा ही नहीं वो पॉजिटिव, सबको पता होता है, ठीक है। पर आप भूल मत कर लेना। उसके बाद CFSE is thermodynamic stability of complex। CFSE क्या है? थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब अगर CFSE ज़्यादा, CFSE इंक्रीज, देन थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी इंक्रीज। CFSE ज़्यादा है। अब देखो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के पूछ लेगा वो, सिंपल कॉम्प्लेक्स की CFSE नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या? कि नीचे में से किस कॉम्प्लेक्स की थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो उस टाइम में क्या आना चाहिए? CFSE आनी चाहिए। हमने तो CFSE पढ़ी है, थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को पूछ ले, फिर भी आना चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट कैसे करें वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम फॉलोइंग विच वन हैव, क्वेश्चन लिखना, विच वन हैव हाईएस्ट CFSE। नीचे में से किस कॉम्प्लेक्स की CFSE ज़्यादा है? 4 कॉम्प्लेक्स दिए हैं। एक कॉम्प्लेक्स PQRS, P की CFSE दिए -50, C की दिए -60 किलो कैलोरी पर जूल, कुछ भी दे दे, -70 और इसका -80।
किसकी CFSE ज़्यादा है। अब देखिए 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो मेरे जैसे बच्चे कुछ नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, ये D है, ठीक है। किसके ज़्यादा, -80 ज़्यादा, तो इसको टिक लगा देंगे और आ जाएंगे। और दूसरे वाले बच्चे थोड़े होशियार होते हैं, वो कहेंगे अरे भैया साइन तो माइनस की है, माइनस की साइन है, मतलब माइनस में जो बड़ा होता है -80 होता है उसकी वैल्यू कम होती है। -50 बड़ा है या -60 बड़ा, कौन सा बड़ा। तो वो बोलेगा कि नहीं भैया -50 बड़ा है, कोई ऐसे सोचेगा तो वो एक को टिक करके आएगा, ठीक है। तो दिक्कत वही है, कौन सा टिक लगाए, -50 या -80। अब देखिए ज़्यादा स्मार्ट बनने की ट्राई मत कीजिएगा, इसको टिक मत लगाइएगा, यही सही आंसर है। जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं ज़्यादा नहीं सोचते, वो अक्सर गलती में सही आंसर करके आते हैं। क्या मतलब है, देखो क्यों -50 नहीं बढ़ा। अब देखिए इसमें जो नेगेटिव साइन है वो वैल्यू नहीं बताता, वो दिखाता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन indicate that energy is release, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का ये कभी मतलब नहीं है कि वैल्यू बड़ी या वैल्यू छोटी, उसका मतलब क्या है, सिर्फ एनर्जी से, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन है मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका ये मतलब हो गया कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है, तो याद करके रखिएगा। माइनस हो इसका ये नहीं मतलब है कि हमें वैल्यू देखनी है। क्या देखना है, माइनस का क्या मतलब है, सीधा सीधा कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, समझ गए। अगर आपको बता दें कि -2.8 और -1.0 कौन सी CFSE, ये वाली ज़्यादा ये वाली कम, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या बताएगा वो कि किस कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा है, और कॉम्प्लेक्स के नाम दे देगा। सबकी CFSE निकाल के आपको देखना पड़ेगा किसकी ज़्यादा किसकी कम। तो अब हम देखेंगे CFSE। तो देखिए CFSE हम किसकी किसकी निकालेंगे, ऑक्टाहेड्रल की और टेट्राहेड्रल की, दोनों की निकालेंगे। ऑक्टाहेड्रल में 2 पॉसिबिलिटी होती है, हाई स्पिन लो स्पिन दोनों की निकालेंगे, और टेट्राहेड्रल की सिर्फ हाई स्पिन पॉसिबिलिटी, तो उसका भी देखेंगे। तो हेडिंग डालिए CFSE इन ऑक्टाहेड्रल, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल। देखिए क्या होता है ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में d ऑर्बिटल होती है, हमें पता है, छोटी सी ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ी सी ड्रॉ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d ऑर्बिटल 1 2 3 और ये 4। d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर कौन होगा Eg और नीचे T2g। ये एनर्जी गैप, एनर्जी गैप कितना होता है, ये एनर्जी गैप होता है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, और इसको 1 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, और इसको 10 DQ भी बोलते हैं। क्या, 10 DQ, याद कर लेना ये, क्योंकि कभी कभार वो CFSE इसकी टर्म में नहीं इसकी टर्म में पूछ लेगा, तो या तो 1 डेल्टा हो या तो 10 DQ। अब ये गैप क्या होता है, ऊपर वाला गैप प्लस और नीचे वाला गैप माइनस, ये बताया था आपको, सिखाया था, याद होगा। ऊपर क्या लिखना है, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6, तो ऊपर 0.6 डेल्टा O, और इसको लिख सकते हैं +6 DQ, ऐसा भी लिख सकते हैं। नीचे वाले गैप -0.4 डेल्टा O, या तो फिर इसको लिख सकते हैं -4 DQ, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल का CFSE का इक्वेशन, CFSE इज इक्वल टू CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल इज इक्वल टू, ये काम की चीज़ है इक्वेशन, ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा।
CFSE का इक्वेशन निकालेंगे हम, -0.4 इंटू n, नीचे क्या है T2G और ऊपर क्या है EG। तो पहले हम नीचे का लिखते हैं, माइनस वाले का पहले लिखते हैं, ठीक है। -0.4 इंटू n T2G का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G प्लस, अब ऊपर वाले की बारी, 0.6 यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लिख दीजिएगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू n, ऊपर वाला है ना NEG, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। हो जाएगा इक्वेशन याद। क्या करना है, पहले माइनस वाले का लिखना है, यानी कि -0.4 इंटू n T2G, फिर ऊपर वाले का प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू NEG, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया सा, ऑक्टाहेड्रल वाला देखेंगे, ठीक है, और आराम से देखेंगे। एक एग्जाम्पल करवाऊंगा और बहुत सारे होमवर्क में मिलेंगे आपको। अब देखिए FeCl6 -3, ऐसा कुछ एग्जाम्पल। व्हाट इज द CFSE ऑफ FeCl6 -3। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं। और भी एक बात है, वो आप भूल जाओगे वरना, अभी ये बता देते हैं। -0.4 इंटू ये लिख लिया, बाद में प्लस MP। अभी MP की क्या कहानी है वो थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। MP का मतलब, ये P का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी, और M का मतलब अभी बताता हूँ। पहले इसको निपटा देते हैं, बाद में इसको निपटाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये क्वेश्चन में देते हैं, कभी कभी नहीं देते। अगर नहीं देते तो सिर्फ MP लिख देना है, अगर पेयरिंग एनर्जी देते हैं तो फिर इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चाहिए, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, Fe+3, क्या होगी Fe+3। अब Fe+3 में क्या होता है, Fe+3 में क्या होता है D5, क्या होता है D5। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल में तो दो पॉसिबिलिटी, या तो हाई स्पिन या तो लो स्पिन। अब इसमें क्या होगा, हाई स्पिन या लो स्पिन। लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड। अगर वीक लिगेंड होता है तो क्या होती है, हाई स्पिन, EG और T2G। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, और वो भी किससे, हाई स्पिन से, यानी कि 1 2 3 4 और 5। हाई स्पिन है ना, इसलिए 1 2 3, चौथा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या है T2G, ऊपर क्या है EG, दिखाई दे रहा है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और EG में कितने, 2, ये याद रखना है। अब आपको नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन रख देना है, बस काम खत्म, ठीक है। तो लिख लो इक्वेशन में। बोर्ड बहुत छोटा पड़ रहा है, बड़ा लाना पड़ेगा भैया। देखते हैं इक्वेशन, -0.4 अब एक काम कर रहा हूँ, आराम से लिखना है भैया, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं है, आपके पास तो है, आपने तो कॉपी में बना लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे इसका कुछ काम नहीं है, मैं तो यहाँ पे भी बना लेता हूँ। तो पहले क्या था, -0.4 डेल्टा O इंटू T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस ये क्या है, प्लस 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इंटू NEG। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस ये हो गया पूरा ख़त्म, प्लस MP, प्लस क्या MP, ठीक है। तो निकालेंगे हम इसका क्या आंसर आ जाएगा, -1.2, ठीक है, प्लस 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, प्लस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, प्लस
MP। आंसर क्या निकल के आएगा? -1.2 डेल्टा ओ और +1.2 डेल्टा ओ निकल जाएगा, यानी कि 0 डेल्टा ओ प्लस MP। तो CFSE क्या आ गई इसकी? 0। ठीक है, हो जाएगा, आ जाएगी निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब MP का क्या मतलब, MP कैसे निकालें? देखो टुकड़ों में इसलिए बांट दिया, आसान पड़े आपको। तो इसकी CFSE क्या निकली? 0 डेल्टा O प्लस MP। अब M का मतलब क्या है? P का मतलब तो होता है पेयरिंग एनर्जी। अगर एग्जाम में दी हुई है तो इसके साथ गुना कर लो और इसके साथ जोड़ दो, आंसर निकल के आ जाएगा। पर पेयरिंग एनर्जी नहीं दी है तो M का आंसर निकालना है हमें। और अगर M की जगह 1 आ जाए तो 1P, 2 आ जाए तो 2P, 0 आ जाए तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए M क्या है? M का मतलब होता है, लिखिएगा, M का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल माइनस नंबर ऑफ पेयर इन अनस्प्लिटेड एनर्जी लेवल। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ पेयर इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल माइनस नंबर ऑफ पेयर इन अनस्प्लिटेड एनर्जी लेवल। अब क्या मतलब इसका समझिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में अलग अलग लिखना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, मैं कॉपी नहीं बना रहा, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल इसका ही लेते हैं। अब देखिए, ये जब 5 ऑर्बिटल थी डी की, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलते हैं अनस्प्लिटेड क्योंकि इसका स्प्लिटिंग नहीं हुआ। और बाद में जब ये कन्वर्ट हुई EG और T2G में, तब हम इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटेड। तो ये लेवल क्या है? स्प्लिटेड, और ये है अनस्प्लिटेड। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें? 5। तो 5 हम इसमें किस तरह भरते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हैं हमने? ऊपर देखो, 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ पेयर इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल यानी कि इसमें कितने पेयर हैं? 0 पेयर, तो यहाँ पे लिख दिया 0, माइनस नंबर ऑफ पेयर इन अनस्प्लिटेड एनर्जी लेवल, इसमें कितने पेयर है? इसमें भी 0, तो -0, 0 - 0 हो गया 0। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? M की जगह 0, तो 0 × P 0, तो 0 + 0 0, तो इसकी CFSE क्या निकलेगी? 0। कुछ समझ में आया या 0 आ गया? अच्छी बात है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से, ये लिख लेना। ठीक है, आराम से लिख लेना, अच्छे से लिख लेना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, ताकि सही से समझ में आ जाए। क्योंकि अब आपके पास इक्वेशन है सभी, आपको सिर्फ क्या करना है? समझना है कि कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कुछ इस तरह, FeCN6 -2। पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। Cn का चार्ज क्या होता है? -1 और 6 का -6, -6 यहाँ पे जाएंगे तो +6, यानी कि Fe क्या हो जाएगी? प्लस -3 लगा देते हैं। ठीक है, ये स्टेबल होता है इसलिए Fe +3। अगर 2 दे दे तो 2 से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। Fe +3, तो Fe +3 का मतलब क्या हो जाता है? D5। ठीक है, अब D5 हो गया। ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर क्या आएगा? Eg, नीचे क्या आ जाएगा? T2G। पर Cn लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें क्या होगा? हाई स्पिन या लो स्पिन? लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग। लिगेंड क्या है? स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा? लो स्पिन, LS, लो स्पिन। 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, पर कैसे? लो स्पिन से। तो लो स्पिन से भरो, 1 2 3, चौथा भी यहाँ, पांचवा भी यहाँ, हो गया लो स्पिन, इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब निकालेंगे हम क्या? CFSE का इक्वेशन क्या था? पहले नीचे माइनस वाला, -0.4 × T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 5।
डेल्टा ओ तो आएगा ही। डेल्टा ओ को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए कैसे लिख रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 इलेक्ट्रॉन। अब डेल्टा ओ को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, कॉमन निकाल ली इसको, प्लस एम पी, प्लस क्या? एम पी। अब देखिए इसका आंसर निकालते हैं, इसका बाद में निकालेंगे, पहले एम का निकाल लेते हैं। एम क्या कहता है? नंबर ऑफ पेयर इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल माइनस अनस्प्लिटेड एनर्जी लेवल। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे? 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे कैसे भरे हुए हैं? ये रहे 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल कितने हैं इसमें? पेयर। नंबर ऑफ पेयरिंग इन स्प्लिटेड एनर्जी लेवल, इसमें कितनी पेयरिंग है? 2। माइनस नंबर ऑफ पेयरिंग इन अनस्प्लिटेड एनर्जी लेवल, किसमें है? कितनी है पेयरिंग इसमें? 0। तो इसमें पेयरिंग कितनी है? 0। इसका मतलब 2 माइनस 0 2। तो m की जगह क्या आएगा? यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे m की जगह क्या आएगा? 2 आ गया निकालना m। समझ गए दूसरे एग्जाम्पल में? अच्छी बात है। अगर अभी भी नहीं समझे, वीडियो रिवाइंड करके दोनों एग्जाम्पल देख लो वापस। देखो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? -2.0 प्लस इसका आंसर 0 डेल्टा ओ प्लस 2p ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर आया -2.0 प्लस 2p। अब देखो अगर पेयरिंग एनर्जी दी हुई है क्वेश्चन में, तो पेयरिंग एनर्जी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और इसके साथ जोड़ दो और आंसर निकाल लो, हो जाएगा। तो ये था CFSE इन ऑक्टाहेड्रल। होमवर्क मिलेगा आपको। CFSE में से क्वेश्चन आ जाता है नहीं, आ ही जाता है। कोई भी एग्जाम हो, BSc की एग्ज़ाम ले लो उसमें भी आ जाता है, 12th साइंस की एग्ज़ाम ले लो आ जाता है, जी में आ जाता है, नेट में आ जाता है, जेम में आ जाता है। नेट में कम आता है पर आ जाता है कभी कभार, इसलिए आना चाहिए ये। अब देखिए उसके बाद CFSE इन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? d ऑर्बिटल होती है, 1 2 3 4 5। उसमें भी क्या होता है? स्प्लिटिंग। पर उसमें ऊपर होता है T2 और नीचे होता है, ऊपर होता है T2 और नीचे होता है E, ठीक है। यहाँ से यहाँ का जो गैप है उसको क्या बोलते हैं हम? डेल्टा T। ये होती है बीच की एनर्जी। ऊपर के गैप को हम बोलते हैं प्लस, नीचे के गैप को हम बोलते हैं माइनस। इस यहाँ पे 2 ही है E। ऊपर के गैप में क्या होगा? प्लस 0.4 डेल्टा T, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और प्लस 4dq। इसको भी क्या लिख सकते हैं हम? 10dq। नीचे को क्या लिखेंगे हम? -0.6 डेल्टा T या फिर -6dq, ये लिख सकते हैं हम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें MP पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग मतलब इसमें जितनी पेयरिंग होती है उतनी ही पेयरिंग इसमें होती है। पेयरिंग की दिक्कत लो स्पिन में आएगी, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल और हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में पेयरिंग की दिक्कत नहीं होगी, पीछे जो MP आता है ना उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे M निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी, सब में M क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, पक्की बात है ये। देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। NiCl4 -2, ये क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट Na+2 और Na+2। तो उसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? स्केटी वे क्रो में आकोनी 6 और 7 8। D में 8 इलेक्ट्रॉन, D में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए? S में से चले गए, यानी कि D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या देखेंगे इसमें? ऊपर कौन है? देख लो यहाँ पे T2 और नीचे E। अब टेट्राहेड्रल है भैया, ऑलवेज क्या होता है? हाई स्पिन। 8 इलेक्ट्रॉन बनने हमें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इक्वेशन देखते हैं हम। इसके इक्वेशन में
सबसे पहले माइनस वाला लिखना है, तो यहाँ पे क्या है -0.6 इंटू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन E, प्लस ऊपर वाला 0.4 इंटू Nt2, और ये खत्म। और डेल्टा टी को हमने बाहर लिख दिया, कॉमन निकाल लिया, ठीक है, झंझट नहीं है बीच में लिखने की। प्लस MP, उसमें हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें M ऑलवेज क्या होगा 0, तो ये इसको 0 कर देगा, पेयरिंग एनर्जी को भी, तो इसमें पेयरिंग एनर्जी लगानी ही नहीं पड़ती, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। और याद कर लो, इसमें तो कुछ इस तरह लिखते थे हम, डेल्टा टेट्राहेड्रल इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी। डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, पेयरिंग एनर्जी बहुत बड़ी, यानी कि इसमें पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हम लगा नहीं सकते, हमारे पास अवेलेबल नहीं है उतनी पेयरिंग एनर्जी, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी होगी ही नहीं कभी, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है पेयरिंग की। तो अब इसका आंसर, ये CFSE निकाल रहे हैं भैया हम, यहाँ पे लिखना CFSE इज इक्वल टू, ठीक है, CFSE इज इक्वल टू, ठीक है, ओके। तो -0.6 इंटू Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें E में कितने हैं 4, प्लस 0.4 इंटू Nt2, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, और ये ब्रैकेट में डेल्टा T हो गया। तो आंसर क्या निकल कर आएगा इसका 0.6 इंटू 4 2.4, क्या आंसर आएगा -2.4, इसका 2.4 आएगा ना, प्लस 1.6 प्लस 1.6, और ये बाहर क्या होगा डेल्टा T। अब इसका निकाल लो, 2.4 में से 1.6 निकालो, क्या आ जाएगा आंसर 1.10 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 4 4 8, 1.8 डेल्टा T, ये निकल के आ जाएगी CFSE। सही होगा ना कुछ, 16 और 18 नहीं, 1.8 थोड़ी ना आएगा, अब ये 2.4 है, 1.6 है, 1.8 ही आएगा यार, क्या दिक्कत है। हो जाएगा। तो ये बात किसकी हो गई CFSE की। अब आपको क्या करना है होमवर्क, अब देखिए हम क्या निकालते हैं D8 और उसकी क्या निकालते हैं CFSE। तो आपको CFSE निकालनी है D1 से लेके D10 तक सबकी, ठीक है, D1 की, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज हम CFSE निकाल रहे हैं, CFSE इन ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन भी होगा और ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन भी होगा। तो ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन में D1 होगा, D2, D3, D4, D5 ऐसे होगा सब कुछ, और लो स्पिन में भी D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे होगा सब कुछ। तो आपको D1 से D10 तक की इसमें, D1 से D10 तक की इसमें सबकी CFSE निकालनी है, तो निकाल लोगे। तो ये आपको करना है घर बैठे आराम से। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, किसका दूँ, D6 का देता हूँ, ठीक है, बढ़िया रहेगा। इसमें भी D6 का कितने इलेक्ट्रॉन है D6, पहले निकालते हैं हम लो स्पिन, उसके बाद निकाल लेंगे हाई स्पिन। D6 का यहाँ पे ये रहा, तो हम निकाल ले किसका लो स्पिन। ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन में MP की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें MP की ज़रूरत होगी, तो D6 का निकालते हैं। D6 क्या है ऑक्टाहेड्रल, ऊपर क्या E, नीचे क्या T2। D6 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं लो स्पिन में, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसका इक्वेशन ले लेते हैं हम, पहले नीचे वाला यानी कि माइनस क्या होगा 0.4 इंटू N T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस ऊपर वाला यानी कि प्लस 0.6 इंटू ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है 0। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस MP। लिख लिया पूरा, ये MP लिखा हुआ है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा 2.4 माइनस 2.4 प्लस इसका आंसर के निकल आएगा 0, डेल्टा O प्लस
MP, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया 2.4, ठीक है। और इसका आंसर निकल के क्या आया, डेल्टा O प्लस MP। अब हमें निकालना है M का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्प्लिटेड लेवल, सॉरी अनस्प्लिटेड लेवल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्प्लिटेड लेवल। अब देखिए ये है स्प्लिटेड, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयरिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3, 3 पेयर है, ठीक है। तो 3 माइनस इसमें कितनी पेयर है, एक ही पेयर है, तो -1 यानी कि क्या हो जाएगा 2, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 2, तो आंसर निकल के आएगा -2.4 डेल्टा O प्लस 2P। अब पेयरिंग एनर्जी दी हुई हो तो इसको 2 के साथ गुना करके इसके साथ जोड़ लो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें निकालनी है CFSE, ठीक है। तो हो जाएगा, तो बस यही करना है CFSE में। ये रहे एग्जाम्पल सब जो आपको सोल्व करने हैं। पहले तो ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन और हाई स्पिन के एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, टेट्राहेड्रल में सिर्फ हाई स्पिन होता है उसमें सोल्व करना है, और बाद में ये सब एग्जाम्पल, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम D1 से D10 तक के डिस्कस कर लेंगे, और इसके भी आंसर, सबके मैं आंसर दे दूंगा आपको। D1 से D10 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, लो स्पिन, टेट्राहेड्रल हाई स्पिन, और ये सब के आंसर आपको आंसर मैच करने हैं, सही है या गलत। अगर गलत हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भैया इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें कोई प्लस करने में भूल रह गई हो कमेंट कर देना, शायद हो गई हो कुछ ना कुछ, ठीक है वीडियो में। ओके, तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, स्पाइनल इनवर्स स्पाइनल कॉम्प्लेक्स, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं सब, बड़ी बड़ी चीज़ें, ठीक है। ओके।